सो हेलो एवरीवन। आई होप आपने हेलोजन वाला चैप्टर देख लिया होगा। अब जो आज का हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करा है। ओवरव्यू। इसमें हमने जो है सबसे पहले हमने अपनी थ्योरी देखी है। हमने अपनी थ्योरी वाले पार्ट में तीनों अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स की रिएक्शंस देखी हैं सारी, एंड साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी कर ली हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके साथ साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी हैं, ये हमने केमिकल और फिजिकल भी देखी हैं। एंड देन हमने जो है उससे स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा है कि जो हमारे कुछ कुछ ईथर्स जो हैं या किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी देखा है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन सब चीज़ों की देखी है कि किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं हमारे ईथर्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल, मोनोहाइड्रिक एंड ऑल। ये आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा। और कुछ हमने इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स भी देखे हैं। ये बात आ गई थ्योरी की, ये हमने इस लेक्चर में कवर करी है। देन हमारे पास है क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन भी करे हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में करे हैं, जो कि सारे के सारे हमारे PYQs के क्वेश्चन हैं, दैट इज MST CET में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब आपको इस लेक्चर को इस तरीके से करना है। आपको थ्योरी देखनी है। थ्योरी देखने के बाद आपको जब क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देन आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ताकि इससे आपको पता भी लगे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी नहीं है। एंड जब आप ऐसे करते जाएंगे, आपसे क्वेश्चन हो जाए तो वेल एंड गुड, आप आगे बढ़िए। अगर नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप उसको देखिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई, एंड देन आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करिए। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप हमें बताइएगा, हम और भी इसके क्वेश्चन ला सकते हैं इस चैप्टर के, अगर आपकी डिमांड आई। एंड आपको इस चैप्टर को करने के बाद फिर आप जाइएगा, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से आपको क्या करना है, वहां से आप इस चैप्टर का टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट में एनरोल हो जाइए, ताकि आप टेस्ट दे लेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई, आपको क्या क्या टॉपिक रह रहा है या फिर किस चीज़ में आप वीक हैं। आप इसका टेस्ट दे लीजिए, हमारी ऐप से टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बस अपना चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्कोहल। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो वन। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, यहाँ पे हो गया फॉली का मतलब तीन से ज्यादा, कोई भी चीज हो जो तीन से ज्यादा हो। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे हमने करा है। मोनो का मतलब हाइड्रिक मतलब OH, जिसमें एक OH हो, इसमें दो OH हो, इसमें तीन OH हो ऐसे, और इसमें तीन से ज्यादा OH हो। ये हमने क्लासिफिकेशन करी है अल्कोहल्स की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें सिंगल OH हो, जैसे कि इथेनॉल। ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH हो उन्हें हम कह देते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे अल्कोहल जिनमें तीन OH होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक, जैसे कि ग्लाइसरॉल। और ऐसे ही मल्टी आ सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह को हम देख कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है OH ग्रुप ही है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन विद sp3 और sp2। हमें पता है, वी ऑल नो, ये मैंने एक बनाया कार्बन। अब नाउ है वालू, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वी ऑल नो sp2 है ये कार्बन। ठीक है। और ये कार्बन कैसा है, ये है मेरा sp3। अगर मैं इस पे OH लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये, दैट इज CsP3OH। अगर मैं इस कार्बन पर OH लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये, दैट इज CsP2OH। ये हमारी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइड्रिक। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं हमारे पास। अब इनमें हम डिपेंड करेगा कि OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, तो वो किस तरीके से हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, या फिर मैं कहूँ डिग्री पर कहीं ना कहीं बात आएगी। सबसे पहले आता है प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप होगा वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, मतलब ये कार्बन मेरा 1 डिग्री है। ये अल्कोहल हो जाएगा मेरा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जो मेरा अटैच हो किसी भी सेकेंडरी कार्बन से। ये मेरा कार्बन सेकेंडरी है, ये मेरा प्राइमरी था, तो मैं इसको कहूंगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। देन टर्शरी मतलब वही सिंपल हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये मेरा 3 डिग्री कार्बन है, इस पे OH अटैच है, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। वन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स भी देख लेते हैं। फिनॉल का सबसे पहले हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल, वही कि जिसमें एक फिनॉल हो। देन डायहाइड्रिक फिनॉल, इसका नाम हो गया कैटिकॉल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेम से याद रखिएगा। कैटिकॉल हमारा ऐसा फिनॉल होता है जिसमें OH साथ साथ हो, जो कि बेंजीन 1,2 डायोल। देन ये आ गया हमारा फ्लोरोग्लूकिनॉल। ये हमारे बेसिकली PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये हमारा PYQ आया हुआ है। फ्लोरोग्लूकिनॉल, इस पे भी आई गेस आया हुआ है शायद। बेंजीन 135 ट्रायोल।
जो कि इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसमें 2 OH ग्रुप है, किसमें 3 OH ग्रुप है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। सो फ्लोरोग्लूकिनॉल को हमें याद रखना है, ये बेंजीन 135 ट्रायोल होता है, और ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। ट्राईहाइड्रिक मतलब वही 3 OH ग्रुप होंगे। सो ये हमारी थोड़ी बहुत फिनॉल की क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट आती है हमारी ईथर की क्लासिफिकेशन। ईथर की हम करते हैं सिंपल ईथर्स, मिक्सड ईथर्स, या फिर सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री और अनसिमेट्री से तो सब कुछ क्लियर हो गया है कि एक दोनों साइड हमारा सेम हो। यहाँ पे हमारा ग्रुप है O, यहाँ पे जो दो साइड ग्रुप होंगे दोनों के दोनों हमारे आर आर ही होंगे। मतलब आर या तो हो सकता है CH3 हो, या फिर हो सकता है C2H5 हो, कुछ भी हो, पर दोनों तरफ सेम होगा। तो ऐसे ईथर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर्स। देन हमारे पास आ जाते हैं मिक्स ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मिक्स मतलब वही आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हो गया RO R डैश, हमारा यहाँ पे जो है R डैश जो है वो कुछ अलग होगा। अब यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग भी हो सकती है, तो दोनों बातें सेम ही होंगी। अब यहाँ पे RO R डैश, या फिर ये हो सकता है ROAR। ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देख रहे हैं, इनका नाम हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे वही है सिंबल, एक वही है, एक ग्रुप ही है, डाई फिनाइल ईथर। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, एक का नाम लिखेंगे पहले, इस वाले का नाम फिर इस वाले का नाम, डिपेंडिंग अपॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सो यहाँ पे देखेंगे हम इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल क्यों पहले लिखा, क्योंकि हमारा जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाता है। देन हमारे पास इथाइल फिनाइल ईथर आ गया, ये हमारा ये C6H5 फिनाइल ग्रुप। देन साइक्लोपेंटाइल फिनाइल ग्रुप, ये हमारे पास रिंग आ गई होगी बेसिकली 5 मेंबर। सो ये हमारी ईथर्स की क्लासिफिकेशन होगी। सो अब हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देख लिया है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं हमारे फिनॉल के, ये एक बार देख लेते हैं। कुछ कुछ हमने अल्कोहल के तो जैसे पीछे ही देख लिया, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल देख लिया, हमने ग्लाइस आई गेस वो था, हाँ ये प्रोपेन ग्लाइसरोल जिसको हम कहते हैं वो देख लिया था हमने। हमने ग्लाइकोल और ग्लाइसरोल दोनों देख लिए थे। सो अब यहाँ पे फिनॉल्स के देख लेते हैं। ये कैटिकॉल हमने शायद पीछे भी देखा था, तो 1,2 डायोल होता है। देन रेजोक्रिनॉल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम। ये हमारा रेजोक्रिनोल होता है, जिसमें हमारे 2 OH होते हैं, और ये हमारे एक दूसरे के मेटा पर है, ये एक दूसरे के ऑर्थो पर है। ऑर्थो पता है ना, इसके बराबर वाली ये ऑर्थो होगी, ये इसके लिए ऑर्थो होगी। सिमिलरली ये जो OH है हमारा, ये वाला OH इसके लिए ये ऑर्थो होगी और ये ऑर्थो होगी। सो ये हमारा ऑर्थो पे दोनों, ये आपस में मेटा पे हैं, ये आपस में पैरा पे हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल। ये सारे हमारे किसी एक बार PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, कि हमारे पास पूछा जाता है कि किसमें 2 OH हैं या फिर दो से ज्यादा OH हैं, ऐसा। देन फ्लोरोग्लूकिनॉल ये हमने देख लिया। देन पायरोगैलोल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी एक बार बना देता हूँ, कभी शायद विजिबल ना हो। सो ये है, और यहाँ पे तीनों OH जो है वो एडजेसेंट में है। इसका कॉमन नेम आया था आपका बेंजीन 1,2,3, सॉरी ये मैं IUPAC लिख रहा हूँ, ट्रायोल। ये इसका नाम आ गया हमारा IUPAC। देन कॉमन नेम तो यहाँ लिखा हुआ है पायरोगैलोल, ये इसका कॉमन नेम है। सो अब ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हमने देख भी लिए कुछ कुछ कॉमन नेम्स भी देख लिए हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिनॉल्स एंड एल्कोहल्स की। ये क्या कहती है, सबसे पहले पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है, सिंपल हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। सो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ROH लिख रहा हूँ। अब ये जो R है मेरा, ये क्या, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ये R मेरा कुछ भी हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका भी हम बेंजीन के लिए भी लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर कंपाउंड्स, पोलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, वो पोलैरिटी आ जाएगा। सो हमारे ये हमारे अल्कोहल फिनॉल ये जो होते हैं, बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल दोनों पोलर ही होते हैं। ये यू कैन सी यहाँ पे OH जो है, जहाँ हमारा ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, कार्बन से भी और साथ ही साथ हाइड्रोजन से भी। सो दो तरफ से पोलैरिटी आ रही है यहाँ पे, इस वाले में भी आ रही है, इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सो इन्होंने कहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, तो कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर वेट ही तो इंक्रीज हो रहा होगा। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, हमें पता है। जैसे एक अल्कोहल है मेरे पास ये, और एक अल्कोहल है मेरे पास ये। सो दोनों हमारे पास सेम है, एकदम आइसोमर्स हैं, क्योंकि आप इनका फॉर्मूला देखेंगे सेम ही आएगा। सो इसमें से किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वी ऑल नो कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इस वाले का लेस होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा आइसोमेरिक का देख लिया। सेम फिनॉल के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। अब सोल्यूबिलिटी पे बात आती है, फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स अप टू 3 कार्बन कौन सा आता है हमारा, प्रोपेनॉल। सो अप टू प्रोपेनॉल शो एप्रिशिएबल solubility इन वाटर। सो वाटर में जो है हमारे ये वाले फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स हमारे सोल्यूबल होते हैं। सो इस सोल्यूबिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं आता है कि जब हमारा जो वाटर है, जैसे हम वाटर में क्या होता है, वाटर हमारे पास H2O है, ये होता है वाटर हमारे पास। अब यहाँ पे ROH है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, सिमिलरली डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। अब सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट जब आता है जब ये O और ये H आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्डिंग बनाने लगे। तो जितनी अच्छी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी अच्छी हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस कंपाउंड की। सो फिनॉल एंड हमारे जो लोअर एल्कोहल्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं। फिर जैसे ये 3 से ज्यादा आ जाता है तो ये जो ग्रुप है ये बड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा होगा तो ये रिपल्जन करने लगता है, तो इसीलिए हमारी आगे सॉल्युबिलिटी नहीं होती। देन यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल शो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन दैट ऑफ। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले पहले नेक्स्ट पेज पे इसको भी समझ लेते हैं, चलिए। सो हमारा बात कर रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की। सो पैरा नाइट्रोफिनॉल, सो इसका नाम लिखने के लिए कोशिश करते हैं। फिनॉल क्या होता है? ये पैरा नाइट्रो मतलब दिस वन, ये आ गया पैरा पर। अभी क्या करता है? शोज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट वाटर, हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन दैट ऑफ ऑर्थो। ठीक है। सो अब ये कहना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है पैरा वाले की एज कंपेयर टू ऑर्थो वाले की। इसका रीजन अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया थोड़ा सा ओपन करके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं और काफी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि काफी दूर दूर है और हमारा रिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिंग में फॉर्म हो रही है। ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। सो ये मेरी 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती है। इसको हम चिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रो, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये हमारा जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें हमारी काफी अच्छी से चिलेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब हम इसको वाटर में डालेंगे तो एक तो पहले से इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। अगर हमने इसको वाटर में डाला तो इसको थोड़ी सी परेशानी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में। क्यों होगी? क्योंकि पहले से ही ये इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, इंट्रा मतलब आपस में, कंपाउंड में। इसमें कुछ नहीं हो रही, इसमें इंटरमोलिकुलर होती है। इसमें दूसरा ऐसा फिनॉल आएगा वो उससे करेगा, पर यहाँ पे इजीली H2O के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर जाता है इजीली। तो इसी वजह से जितनी जितनी अच्छी इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा हमारी सोल्यूबिलिटी होगी। तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईथर का। अब ईथर हमारे पास दिखने में कैसे होते हैं? ROR होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ROR को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वी ऑल नो कि डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएगा तो पोलैरिटी तो आएगी। पोलैरिटी मतलब पर वीक पोलर आएंगे। क्यों वीक पोलर आएंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे एक एल्कोहल्स में, एक एग्जांपल ले लिया मैंने। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, दैट इज दिस वन, ये बहुत ज्यादा पोलर होती है। इस बॉन्ड की वजह से स्पेसिफिकली पोलैरिटी जो आती है ना हमारी, वो इस बॉन्ड्स की वजह से आती है पोलैरिटी। अब यहाँ पे दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो इसमें इतनी पोलैरिटी नहीं होती जितनी आती है। तो देन हमारे पास आया था बॉइलिंग पॉइंट, ये सेम हमारे पास इंक्रीज करेगा जैसे हम कार्बन नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे। देन हमारे पास ईथर जो है वो काफी ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इंटरेक्शन कर लेते हैं। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एज सच नहीं कर पाते, पर ये हमारे पास इंटरेक्शन कर लेते हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो जाती है, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर ही पूरा बना देता हूँ। दिस माई OH एंड देन ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो कहीं ना कहीं हम सोल्यूबिलिटी कह देंगे कि सोल्यूबल है कंपाउंड। सो इसी वजह से ये एप्रिशिएबल सोल्यूबिलिटी कर देते हैं शो, ठीक ठाक। सो ये हमने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, क्योंकि हमें अपना थ्योरी पोर्शन कवर करना है। देन हम थ्योरी के बाद वी ऑल नो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ही स्ट्रांग हमारे कंसेप्ट होंगे। और हमें एंड तक यही करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हमें लास्ट डे तक हम बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ जाएंगे अपना एग्जाम देने। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा इथाइल हैलाइड है, या फिर मैं कहूँ हेलो एल्केन है। उसमें हमने NaOH डाला। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा OH डालते हैं, या फिर मैं साथ साथ वाटर भी ले सकता हूँ खाली, तो हमारा जो है वो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इथाइल हैलाइड ही लिया है, तो ये हमारा बन जाता है। देन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Ag2O मॉइस्ट लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन हो उसमें हम मॉइस्ट Ag2O लेते हैं। ये ध्यान रखना है, मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब गीला। देन हमें जाके अल्कोहल मिलता है। देन यहाँ पे हमारे पास इथीन है। इथीन में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तब हमारा बनता है अल्कोहल। देन यहाँ पे एक और इथीन है। अब यहाँ पे B2H6 डालेंगे। इसमें अभी डिफरेंस समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंस अभी जस्ट समझते हैं, पहले आगे की रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, मतलब क्या? अल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है। इससे को हम रिड्यूस करा सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख रखा है H2 निकल और यहाँ पे Pt, या फिर दूसरा तरीका ये है LiLH4 के साथ वाटर ऐड कर दें।
या एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, वी कैन ऑल्सो यूज NaBH4, सिंपल वाटर, तो हमें हमारा एल्कोहल ही मिलेगा, RCH2। बट यहाँ पे आप देखेंगे एसिटिक एसिड के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ LiLH4 लिख रखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे को भी डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारा जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाता रिड्यूस अल्कोहल के अंदर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन हमारे पास लास्ट में इथाइल एसिटेट, ये क्या है? ये है एक एस्टर। अब एस्टर में क्या होता है? एस्टर में सीधा हम ये डालेंगे, एस्टर की भी एक बार रिएक्शन लिख ही लेते हैं। ये मैं इन जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, RCOR, O CH2, यहाँ पे R डैश लिख देता हूँ। अब इसको जब हम निकल से वही करेंगे, वैसे हम इसमें भी और भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं, पर H2 से ही देख लेते हैं। तो हमें जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कुछ, हमें मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि मिक्सचर ऑफ R विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे ये CO जो ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा पूरी तरह से इस एल्कोहल में, साथ ही साथ ये वाला भी हमारा ग्रुप है ये भी अल्कोहल बन जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या मिला है? हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है इसमें, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। सो अब हमारा जो समझना है, हमें ये वाला पार्ट समझना है, हम इसको भी समझ लेते हैं। सो अब समझते हैं इसमें डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ओके, किसमें समझना था हमें? इसमें, दैट इज इस वाले में डिफरेंस समझना है। सो अब नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ आपका, थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो हम समझ जाए। ये मैंने ले ली प्रोपीन। प्रोपीन में हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरी साइड में ले रहा हूँ B2H6 विद हमारे पास जो भी OH मोल इतने हैं OH नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या सेम बनेंगे या अलग बनेंगे, इस चीज पे हमें देखना है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वाली को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बिकॉज यहाँ पे बोरेन डाइबोरेन यूज हो रहा है, इसलिए हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। देन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है हमारा, यूज टू प्रिपेयर एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स फॉलोज एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो आई होप आप थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल से, वो वरना हम समझ लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो दोनों डिफरेंस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे फॉलो हो रहा है मार्कोनिकोव रूल और यहाँ पे हो रहा है एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था हमारे पास? अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊं तो वो हमारा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है उस पर हम लगा देंगे। कोई भी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर होगा। अब या तो ये कैटायन, या इस केस में क्या बन सकता है? ये या फिर ये, यही दो कैटायन बन सकते हैं हमारे। सो इस केस में जो है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है इसके पास 6 अल्फा H होते हैं, और जब ये अगर कैटायन बना हो तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा H होंगे। तो इसके बाद 2 अल्फा H होते हैं, तो ये हमारा लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल पर जब भी हमारा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन पर प्रोडक्ट आता है तो वो हमारा होता है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल पे हमारा आ जाता है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। वरना नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ऐसे कहते हैं कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर वहीं पर हमारा ग्रुप लग गया है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर, जैसे यहाँ पे इसको मैं अगर लिखूं ये CH2 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है अगर वहीं पर OH ग्रुप लग गया तो वो हमारा एंटी मार्कोनिकोव होगा। या फिर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल लग गया तो हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कहलाता है। और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हमारा जब न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो वो हमारा कहलाता है मार्कोनिकोव रूल। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। अभी तो यहाँ इथीन लिए, यहाँ भी इथीन है यहाँ भी इथीन, इसलिए प्रोडक्ट सेम ही आएगा। बट जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे या कुछ केस ऐसे आएंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी का गेम आ जाएगा एल्कीन की या फिर कार्बोकेटाइन की, सो हमें इस तरीके से सोचना है। सो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स वाला पार्ट भी हो गया है। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये हमारा इथेनॉल है। इस इथेनॉल जो है हमारे पास यहाँ पे हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम से। ठीक है, क्या करा हमने इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जब भी कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, ये है मेरा ROH सोडियम से। अब सोडियम इज अ मेटल, और हमें यहाँ पे एक बात ये पता होनी चाहिए कि ये हमारे जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, सो हमें प्रोडक्ट में ये मिल जाएगा +12H2। ये हमें प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? इट इज अ गुड रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। ये जो मेरी रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ एस्टेरिफिकेशन। ये है मेरी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ये अल्कोहल ले लिया,
प्लस एक या तो कार्बोक्सिलिक या फिर दूसरा ये है हमारा एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं एनहाइड्राइड से डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे CH3COO, ये होता है हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप। अब यहाँ पे आप इस तरीके से जब हमें रिएक्शन करनी होगी तो हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि ये इसका H चला जाए और उसके O के साथ जो भी ग्रुप है वो पूरा निकल जाए और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है देखिएगा, RO विल रिमेन एज इट इज, ये O चला गया। अब ये ही O हमारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये हमारा एस्टर तैयार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हमारे पास यहाँ पे होगा OH ग्रुप। सो हम उस OH ग्रुप को हटा देंगे और हमारा एस्टर ग्रुप बन जाएगा। देन नेक्स्ट में हमारे पास ये पायरिडीन है, सेम केस हमारे पास पायरिडीन इन केस ऑफ ये हमारे पास क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड। यहाँ पे जो है हमने अभी देखा है कि OH हो सकता है, दूसरा हमने देखा है यहाँ पे Cl भी हो सकता है, तो सेम ही हमारे पास रिएक्शन होगी। देन यहाँ पे ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास ल्यूकास टेस्ट आ गया है, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ल्यूकास टेस्ट। देन PCl3 और PCl5 ये हमारी क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स थी। ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, ये भी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, ठीक है। देन यहाँ पे ये हमारी हो रही है कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ये दोनों ये हमारी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब अल्कोहल, अभी हमने पीछे देखा कि एल्डिहाइड से रिडक्शन कर रहे थे या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था अल्कोहल, ठीक है। अब हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कार्बोक्सिलिक मिलेगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक को कौन रिड्यूस कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल को कौन कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज करेगा, हमें चाहिए होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे वहां पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लग रहे थे, वैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग रहे हैं, KMnO4, K2Cr2O7 एंड HNO3। ये बहुत ही ज्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और वहीं हमारा PCC, CrO3, कॉपर वगैरह ये हमारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आई गेस, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे दो हैं, देखिए टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बस पहले इसको भी नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ पे पहले Al2O3 में हमने करा तो हमें इथीन मिल जाएगी, जैसे कि RO, ये मैं ले लेता हूँ एक एल्कोहल, इसमें हमने Al2O3 डाला एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, या फिर इसमें वी कैन ऑल्सो यूज P2O5, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ। तो हमें मिल जाएगा दिस, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो अब इसको नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का टेम्परेचर है। यहाँ पे जो है मेरे पास फर्स्ट केस में एक एल्कोहल है, ROH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मैं खाली H प्लस लिख रहा हूँ फॉर द टाइम, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ 443। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर इज हाई। सो टेम्परेचर जब भी हाई होता है तो हमारा बनेगी एल्कीन, और जब टेम्परेचर लो होगा तब हमारा बनेगा दैट इज ईथर। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ROR बना है, यहाँ पे हमारे पास इसके 2 मोल लगते हैं, इसमें यहाँ पे इसके 2 मोल लगते हैं और हमारा ROR बन जाता है। सो टेम्परेचर हमारा लो होता है, इसमें हाई होता है तो एल्कीन बनती है, जब टेम्परेचर लो होता है तो हमारा ROR बनता है। यहाँ पे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है इस रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को मैं ROH लिख रहा हूँ। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, मतलब वाटर निकाल देना। तो हम जो है इसमें क्या कर रहे हैं, H2O रिमूव कर रहे हैं, ये हम इसमें बेसिकली काम करते हैं। सो ये हमने अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर ली है रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारा, जो कि कुछ और रिएक्शंस है एल्कोहल की ही यहाँ पे अलग से मेंशन है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये अभी 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 एक्सप्लेन किया है मैंने, ये वाला पार्ट तो ये कि ये प्रोपीन है हमारी, प्रोपीन में जब मैं H2O या फिर H प्लस, ये क्या है हमारे पास, वही सेम H2SO4 वाला केस जो मैंने आपको बताया था। एक हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन थी, दूसरा ये था। इसमें जब हम ये डालेंगे तो हमारे पास ये प्रोपेन 2 ऑल बना है, ना कि प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट होता तब हमारा ये बनता, और मैंने यही एग्जाम्पल लिया था। देन ये एसीटोन है, एसीटोन क्या है, एक एक हमारे पास कीटोन है। कीटोन में हमने क्या डाला है, H2, ये रैन है निकल, एंड ये हमारे पास सारे वगैरह रिएजेंट्स भी हैं, ये LiLH4 NaBH4 सोडियम, और ये रिएजेंट हो गया। H2 एक हमारा अलग से रिएजेंट हो गया। इसको क्या कर रहा है, बेसिकली ये हमारी हो रही है रिडक्शन। किसकी रिडक्शन, कीटोन की। क्या मिलेगा, एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, इससे हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कार्बन है दो उससे जुड़ा हुआ है, यही वाला OH बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो प्रोपेन 2 बनता है हमारा इससे।
प्रोपीन से भी और उससे भी। अब इसके हम ऑक्सीडाइजेशन करा देंगे, CrO3 इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इसको करा देंगे तो हमारा ये बन गया एसीटोन। वहीं अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर देंगे, जो हमने पीछे ही देखी है कि अभी ROH में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट हीट का मतलब हाई टेम्परेचर, तब हमें प्रोपीन मिल जाएगी। देन यहाँ पे कुछ आए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। दिस इज RMgX। बनता कैसे है ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। RMgX क्या होता है, इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन की हमने एक बातचीत करी थी लास्ट क्लास में कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव करना है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। अब इसको यहाँ पर भी ये अप्लाई हो रहा है, कैसे वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा दे रखा है। इसको आई एम रिएक्टिंग इट विद, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये, ठीक है। अब देखना है हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस करते हैं हम इसके बाद, ठीक है। तो पहले पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, देन कर लेंगे हाइड्रोलिसिस, ये बेटर रहेगा थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव आएगा डेल नेगेटिव आएगा। इन दोनों में कहाँ आना चाहिए डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ऑब्वियसली ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है डेल पॉजिटिव। सो अब नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर, तो करा देते हैं अटैक। ये नेगेटिव है, किस पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। सो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। एच विल रिमेन एज इट इज, ये सी। अब यहाँ पे ये अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, सो ये वाली बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये ऊपर शिफ्ट हो गई, मतलब यहाँ माइनस आएगा, जैसे ही माइनस आएगा वैसे ही यहाँ पर ये MgCl अटैक कर देगा, और साथ में ये एज इट इज, और ये आएगा CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी डालेंगे। सो वाटर से वही सेम H+OH- वाला सीन होगा। यहाँ पे हमारा CH3 लगा रहेगा और साथ साथ ही हो जाएगा OH। सो अब यहाँ पे एक चीज, दो चीजें नोट करने की, एक तो नंबर ऑफ कार्बन उनका, जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन, कि हमारे कार्बन इंक्रीज हो गए, स्टेप अप। कार्बन डिक्रीज हो गए तो स्टेप डाउन। कार्बन नंबर इंक्रीज हो गए टोटल, ठीक है। पहले देखेंगे यहाँ पे एक का था, ये एक कार्बन है। अब यहाँ पे है हमारे पास दो कार्बन, एक ये और एक ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फिलहाल तो डिग्री सेम रही है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं उसमें डिग्री हमारी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट कोई भी एल्डिहाइड आता है, कोई भी अगर हमारे पास, जब हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे इसको ग्रिग्नार्ड को, तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम ऐसे एल्डिहाइड किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, इट कुड बी ये CHO, इसको रिएक्ट ही करा देते हैं चलिए। साथ ही साथ CH3MgX से पानी में बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 COH में यहाँ पे OH हो रहा था हमने देखा था, और यहाँ पे एक CH3 लग रहा था, और ये H विल रिमेन एज इट इज। सो यहाँ पे जो है अब ये 2 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं कीटोन से वहीं रिएक्ट कराऊँ, कीटोन से भी रिएक्शन होगी। सो कीटोन से मेरा बन रहा है 3 डिग्री। कीटोन की रिएक्शन एक बार देख लेते हैं चलिए। सो एसीटोन ही ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन अपना। इसको मैं सिंपलेस्ट ही ग्रीगनार्ड से करा देता हूँ रिएक्ट, MgBr ले लेते हैं। हाइड्रोलिसिस आई एम अज्यूमिंग मैं कर रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। सो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 ऐसा ही रहेगा, C ऐसा रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो रही थी, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो रही थी, पहले Mg आ रहा था, फिर दूसरे स्टेप में पानी डाल रहे थे तो यहाँ पे H लग रहा था, ये ऐसा रह रहा था। और यहाँ पे जो अटैक हो रहा था डेल पॉजिटिव की वजह से, ये डेल नेगेटिव अटैक कर रहा था CH3। सो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल मिला है। सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे हमारे पास डिफरेंट तरीके के अल्कोहल मिल सकते हैं जब हम अलग अलग रिएक्शंस कराएंगे। सो ये हमने देख लिया प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ल्यूकास टेस्ट। सो ल्यूकास टेस्ट हमारा है किसके लिए, अल्कोहल्स के लिए है। ये कैसा होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अल्कोहल में हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला, ल्यूकास रिएजेंट क्या था ये हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। हमारा HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, और हमने काफी डिटेल में बात करी है हेलो एल्केन्स के। सो आप जाइए उस लेक्चर को भी देखिए, उसमें हमने काफी डिटेल में बात करी है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और पूरा हेलोजन हमारे पढ़ लिया है, और विद हमने ठीक ठाक क्वेश्चंस भी उसमें करे हैं। तो चलते हैं अपने वापस इस टॉपिक की तरफ, ल्यूकास टेस्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में ये हमें डिफरेंस बताता है। डिफरेंस कैसे बताता है, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी स्लोली, टर्न्स टर्बिड इमीडिएटली, ठीक है। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात हो रही थी, तो उसी से चलते हैं। तो मैं एक अल्कोहल ले लेता हूँ, ये यू कैन सी ये 1 डिग्री है। एक ये ले लेते हैं, ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम इसको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, HCl ZnCl2। अब ये 1 डिग्री है, तो इनका कहना है, इनके कहने के मुताबिक रिएजेंट जो है टर्न्स टर्बिड, टर्बिड का मतलब आप समझ लीजिए क्लाउडीनेस सी, क्लाउडीनेस, स्पेलिंग भूलिए। क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस का मतलब यहाँ पे ये है, जो एक्चुअल में मतलब है कि हमारी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन
टेकिंग प्लेस। अच्छा, तो क्या मतलब अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन होगी नहीं या नहीं होगी, क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ आपको। सो रिएजेंट टर्न्स टर्बिड ऑन हीटिंग, रिएजेंट टर्न्स टर्बिड स्लोली विदाउट हीटिंग, रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या है? इमीडिएटली का मतलब है फॉरन क्लाउडीनेस आ गई, फॉरन क्लाउडीनेस आ गई मतलब फॉरन रिएक्शन हो गई। रिएक्शन फॉरन होने का मतलब कहीं ना कहीं बात आ जाती है अब रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि हमारा जो 1 डिग्री है इसमें हमारे हीट करने पर रिएक्शन हो रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है इसमें टर्बिड आ रही है स्लोली विदाउट हीटिंग, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ठीक ठाक है, एवरेज एवरेज है। अब यहाँ पे जो है इमीडिएटली आ रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बात आती है वो आती है इंटरमीडिएट की। यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, मतलब जो रिएक्शन के दौरान बनता है, वो होता है कार्बोकेटायन। एंड वी ऑल नो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री हमारा स्टेबल होता है, देन 3 डिग्री हमारा मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकेटायन। ये हमने SN1 SN2 में भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो जाइए उसको देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन में जो है वो हमारे पास सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम होती है और उसमें हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता है। वेयर एज 2 डिग्री में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होती है और इंडक्टिव भी ज्यादा होता है, वैसे मेजर हाइपर कॉन्जुगेशन से ही जाते हैं। देन 3 डिग्री में एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ 3 डिग्री का। ये 3 डिग्री बना दिया मैंने। अगर मैं इसको ल्यूकास रीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो ये तुरंत ही हमारे पास टर्बिडिटी दे देगा, तुरंत ही हमारे पास टर्बिडिटी दे देगा, मतलब फॉरन HCl ZnCl2 से रिएक्ट कराऊंगा तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पे कैटायन बनेगा वो बहुत ज्यादा, इसके पास ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, नौ नौ अल्फा H है, तो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी, बहुत जल्दी इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी। इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कभी कभी कि ये जो है हमारे पास सेकंड्स में टर्बिडिटी देता है, कुछ सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाती है। इसको हम लिख देते हैं मिनट्स में, सम मिनट्स, इसमें काफी ज्यादा मिनट्स या फिर आवर्स भी हम इसमें लिख सकते हैं कि आवर्स में हमारी रिएक्शन हो रही है, इसमें मिनट्स में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमने देख लिया कि बात हो रही है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की। सो ये हमने दो टॉपिक देख, हमने ल्यूकास टेस्ट को अब अच्छे तरीके से समझ लिया है। रिएजेंट ये होता है, टर्शरी सेकेंडरी उसमें हम देखते हैं। अब मैं अगर आपको एक थोड़ा सा IQ लेवल का क्वेश्चन दूं, अगर मैं पूछूं इस कंपाउंड में टर्बिडिटी कैसी आएगी, तो आप कैसे बताएंगे? आप सीधा से आएंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। आपने ये कार्बोकेटायन बनाया, आप बताइए क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है या नहीं है? वी ऑल नो यहाँ पर हो रही है रेजोनेंस, और रेजोनेंस इज द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, सो वेरी इमीडिएट टर्बिडिटी यहाँ पे हम कह सकते हैं। क्यों? हमें सारा गेम जो है अब हमारा वो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का। तो जहां पे भी अगर रेजोनेंस आ गई तब तो मतलब बहुत ही तेजी से हमारी होगी, एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हमारी 3 डिग्री में हो रही थी। यहाँ पर हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही थी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारी वो हो रही है रेजोनेंस। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की तरफ। सबसे पहली हमारी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से, जिसको वी कैन ऑल्सो से हेलो बेंजीन। सो हेलो बेंजीन कहते हैं या फिर हेलो एरीन कह लीजिए। उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH से। NaOH ये है। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो नोट करने की चीज़ है, कितना ज़्यादा हाई है। 150 ATM इज वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड 623 केल्विन इज ऑल्सो वेरी हाई टेम्परेचर। एंड इस प्रोसेस का नाम जो होता है वो होता है डॉस्ट प्रोसेस। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें हम NaOH जब डालेंगे देन हम बाद में एसिडिफाई कर देते हैं, तब हमें जाके मिलता है फिनॉल। देन सेकंड है हमारे पास ये SO3H, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे NaOH से, फिर डाइल्यूटेड CL सेम ऐसे ही है इसी टाइप की, तो हमें मिल जाता है फिनॉल। सेकेंड इज हमारी क्यूमीन से रिएक्शन। क्यूमीन की रिएक्शन ये हमारा कमर्शियल मेथड भी कहलाता है, क्योंकि इसमें काफी स्केल पे बनाते हैं। देन डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, डायजोटाइजेशन देख लेते हैं चलिए एक बार। डायजोटाइजेशन में हमें पता है क्या बनता है, सबसे पहले इंटरमीडिएट डायजोटाइजेशन हमारी शुरू होती है एनिलीन से, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था। तो जाइए आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं इसको, काफी सारा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक जो है वो लिंक्ड होती है। सो हमें उसको थोड़ा सा लिंक करके ही पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि ऐसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनती थी। अब इसमें अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा फिनॉल। सो ऐसे एक फिनॉल प्रिपेयर हुआ है, ये पहले बनेगा देन ये हमारा, ये हमने देख लिया। देन क्यूमीन से भी होता है, इसका भी मैकेनिज्म है, पर हमारे अभी इतना टाइम नहीं है जो मैकेनिज्म डिस्कस करें। सो हम समझ लेते हैं, ये O2 डालते हैं हम, देन कोबाल्ट नेप्थलीन इतने टेम्परेचर पे, देन हम फाइनली H+ आयन ऐड कर देंगे तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। क्यूमीन क्या होता है ये ध्यान रखना है, क्यूमीन हमारा ये होता है जिसका, क्यूमीन को मैं बता देता हूँ चलिए कैसे बनता है। क्यूमीन जो है हमारा बनता है, मैं लूंगा प्रोपीन, प्लस ऐड करूंगा इसमें
बेंजीन, साथ में मैं करा दूंगा H प्लस के साथ रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस इस पे अटैक करेगा। अब जैसे इस पे अटैक करेगा ये बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जो है इसके बेंजीन पे कहीं भी अटैक कर देगा। कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है इसलिए बन रहा है। यहाँ पे इसलिए प्लस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लेस अल्फा एच आएंगे, लेस हाइपर कंजुगेशन होगी, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, और यू कैन से 1 डिग्री होगा। और यहाँ पे 2 डिग्री हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे अब ये बेंजीन पे अटैक कर देगा और ये हमारा क्यूमीन बन जाता है दिस। इसको हम सेम है जो ये है हमारा, ये दैट इज दिस क्यूमीन। इसको हमें याद भी रखना है। सो ये हमारी कुछ प्रिपरेशन हो गई फिनॉल्स की। अब बढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ। सो अब हमारे आते हैं फिनॉल पे। ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल को सबसे पहले हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम से, सेम वही जो हमने अल्कोहल में पढ़ी थी। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट एंड हमारा हाइड्रोजन गैस। तो वही होगा सेम, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवॉल्व होगी एज अ बाई प्रोडक्ट। फिनॉल का वही हमारा एसिड बेस हो रहा है क्योंकि हमारे फिनॉल भी एसिडिक इन नेचर होते हैं। देन दूसरी हमने यहाँ पे बेस से रिएक्ट करा दी, वही सेम होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड यहाँ पे बस हमें वाटर मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट में। ऊपर वाले में हमें मिलता था हाइड्रोजन गैस, यहाँ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये आ गई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने लास्ट क्लास में हेलो एल्केन्स की भी देखी थी, वैसे ही हमारे पास फिनॉल की भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, मैं कौन सा डायरेक्टिंग होगा, किस तरफ डायरेक्ट करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हेलोजन्स होते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इसके पास दो दो लोन पेयर होते हैं, हेलोजन के पास 3 होते थे, इसके पास 2 हैं। तो ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो या पैरा पर ही अटैक करेगा, दो ही कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दे रखिए Br2 की रिएक्शन दे रखी है, एक तो CS2 और नीचे दे रखी है वाटर में। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस जो है वो है सॉल्वेंट का। यहाँ पे मैं कहूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और कुछ खास पोलैरिटी नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत पोलर सॉल्वेंट है वाटर, और हमारा इनऑर्गेनिक भी है, तो इसको मैं पोलर लिख देता हूँ काफी। और हम वैसे एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है। तो जब भी हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा, इससे क्या होता है, जब हमारा सॉल्वेंट हमारा पोलर होगा या फिर वाटर होगा, मैं वाटर लिख देता हूँ बेटर रहेगा। जब हमारा वाटर होगा तो उस केस में क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब दूसरा ये होता है कि ये एक्टिवेटिंग रिंग है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आई होप आपको पता ही होगा कि हमारा जब भी कोई जिसके पास लोन पेयर होता है वो हमारा एक्टिवेटिंग कहलाता है। जब बेंजीन रिंग पे कोई भी एटम अटैच हो उसके पास लोन पेयर हो तो वो हमारे पास जनरली एक्टिवेटिंग ही होता है, एक्सेप्ट हमारे पास हेलोजेंस को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो ये एक्टिवेटिंग होते हैं। अब एक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि ऑर्थो या पैरा पर डायरेक्ट करेगा। अब जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उतना ज्यादा डायरेक्ट करेगा। मतलब जब वाटर होगा तो हमारा जो एक्टिवेटिंग नेचर है किसका, फिनॉल का, एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ फिनॉल विल हाईली हाईली इंक्रीज। सो फिनॉल क्या करेगा, सारी जगह जितने भी ऑर्थो हैं जितने भी पैरा हैं हर तरफ डायरेक्ट कर देगा, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा, दैट इज फिनॉल। तो ये हमारा ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा जब हमारे पास वाटर होगा, और जब ये होगा तो ऑर्थो और वही पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर हमें पता है पैरा है, हम लास्ट क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। सो अब हमारे ने ये देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट HNO3 हम जब लेंगे, या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी साथ में लेंगे। इसमें भी ऑल नो इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो जनरेट होता है वो होता है NO2+। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो भी देख लेते हैं, वो है हमारा ब्रोमीन प्लस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है दोनों केसेस में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम ये हमने डाइल्यूट करा तो हमारे पास सिमिलरली 4 वाला बना। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे ये माइनर है और ये मेजर है, वाई इज इट सो। अभी तक तो हम जब देख रहे थे हर कोई पैरा पैरा मेजर हो रहा था, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड। ये जो है पिक्रिक एसिड, सबसे पहली बात एक नोट करना है कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, क्योंकि जनरली वी यूज पिक्रिक एसिड किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सो इट इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पॉइंट नोट रखना है। ये 1 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एसिडिक करेक्टर हम पढ़ते हैं तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो अब हमें समझना क्या था कि ये हमारा मेजर जो है 2 नाइट्रोफिनॉल क्यों बना है। तो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, जब हमारा प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, हम पैरा में कह रहे थे कि जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो इसलिए स्टेबल था क्योंकि रिपल्जन हो रही थी। तो अब यहाँ पे रिपल्जन क्यों नहीं हो रही, हम ऑर्थो वाले में रिपल्जन का फैक्टर क्यों नहीं लगा रहे। सो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने NO2 का स्ट्रक्चर पीछे भी देखा है, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है या फिर 2 नाइट्रोफिनॉल जो है, सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर 2 नाइट्रोफिनॉल,
इसमें वही हमारी सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, दैट इज चिलेशन। सो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉन्डिंग से बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितने ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा मतलब ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। सो हमारा जो इस केस में जो है दैट इज 2 नाइट्रोफिनॉल है, ये हमारा मेजर होता है, ना कि हमारा ऑर्थो पैरा वाला। सो ये हमने इधर देख लिया। अब नेक्स्ट साइड पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑर्थो बनेगा, अगर टेम्परेचर हाई लेंगे तो हमारे पास पैरा बनेगा। अब हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास इसको समझ लेते हैं, ये दो राइमर टीमन नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे हम सीधा सा जिंक टच डालेंगे। जिंक जो है याद रखिएगा, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, जिंक जहां भी दिखेगा ना उसका एक ही काम होगा कि ऑक्सीजन को ले जाएगा। मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन को ले जाएगा, या फिर अगर अच्छी लैंग्वेज हम कहते हैं तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन को ले चला जाएगा, मैं स्पेलिंग भूल गया सॉरी, शायद यही होगी, स्कैवेंजर, ठीक है। ऑक्सीजन को हमारा जहां भी ये दिखेगा कि सिखाएगा ऑक्सीजन को ले जाओ, तो फिनॉल की ऑक्सीजन ले जाता है ये और खाली एच छोड़ देता है, तो ये बेंजीन बना देता है। वैसे आपने उसमें ही पढ़ा होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमारा जिंक यूज होता है, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना। देन यहाँ पे H2Ni, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये पूरी तरीके से रिड्यूस कर देंगे और हमारा ये बन जाएगा। देन हमारा CrO3 या फिर ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये बनाते हैं पैराबेंजोक्विनोन। ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे भी बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देते हैं पैराबेंजोक्विनोन में। सो अब हमें राइमा टाइमर एंड कोलबेज देखनी है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज में क्या होता है, हमारे पास फिनॉल है, इसको फर्स्ट स्टेप में हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। NaOH से क्या होगा, सबसे पहले वही हमारी सेम एसिड बेस रिएक्शन होगी। सो एसिड बेस में क्या होगा, ये O नेगेटिव बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये हमारा एज इट इज रहेगी बेंजीन रिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा जो CO2 है वो हमारा अटैक करता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे CO2 पे वी ऑल नो कि यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव वाला सीन होगा और यहाँ पे ये अटैक कर देगा इस पर, एंड फाइनली जो हमारा, मैं अब डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इसके बाद हम CO2 डालेंगे, देन हम इसके बाद ऐड करते हैं वाटर, देन वी विल ऐड वाटर और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। अगेन देयर इज अ केस की व्हाई वी आर गेटिंग ऑर्थो प्रोडक्ट। सो रीजन इज द सेम, आपको ये स्ट्रक्चर बनाते ही दिख गया होगा, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। सो ये हमारा मेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो ये होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, या फिर वी कैन ऑल्सो से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो ये हमारा, इसको रिएक्शन को हम कहते हैं कोलबेस रिएक्शन। देन सेकंड हमारी होती है राइमर टीमन रिएक्शन। उसमें भी हम ये लेते हैं, इसकी मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख देता हूँ। इसमें भी यूज CaCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, एंड उसके साथ NaOH, एंड देन वही से हमारा हाइड्रोलिसिस। सो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें हमें बनता है इसको वीकेंड से, जैसे हम इसको सैलिसिलिक एसिड कह रहे थे, अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे है एल्डिहाइड, सो इसको हम कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। सो यहाँ पे बना है ये। सो अब इसका एक और केस देख लेते हैं राइमर टीमन का ही। सो नेक्स्ट केस ये है कि हमारा अगर इन प्लेस ऑफ CHCl3 मैंने ले लिया CCl4, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये सैलिसिलिक एसिड बनता है राइमर टीमन में ही। तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है, ये हो रही है राइमर टीमन रिएक्शन की, और ऊपर वाली थी कोलवेज। राइमर, शायद स्पेलिंग में फिर से गलत लिख रहा हूँ, तो प्लीज कंसिडर राइमर टीमन रिएक्शन। इसमें एक और बात याद रख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है CCl2, जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है हमारा डायरेक्ट CO2 ही है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल CO2 है, इसमें डाइक्लोरोकार्बन। सो ये हमने इसकी कुछ डिटेल्स भी बात कर ली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ईथर से रिलेटेड आता है। हमने अल्कोहल पूरा पढ़ लिया, हमने फिनॉल पूरा पढ़ लिया, हम चलते हैं इधर पे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा ही है कि हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, हम थ्योरी भी देखेंगे, ताकि आप बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, आखिरी दिन तक बस आप लगे रहिए, हम आपके लिए लेक्चर चलाते रहेंगे।
सो प्रिपरेशन ऑफ सबसे पहले है सिंपल ईथर्स की। सिंपल ईथर मतलब वो ईथर जिसके दोनों साइड हमारे पास आर आर ग्रुप ही लगा हो, जो कि सेम ग्रुप हो, जो हमने अभी देखा, ये रिवाइज भी कर लिया। अब यहाँ पे हम इथेनॉल के 2 मोल्स ले रहे हैं, विद रिएक्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या दिस। सो हमें वही टेम्परेचर हमारा ये है। सो हमारा जो बनेगा वो ईथर बनेगा। अभी अभी हमने ये सेम चीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में भी देखी है। सो ये हमारा डाइथाइल ईथर बन जाएगा और सिंपल ईथर होगा, 2 मोल इसके लगेंगे। ये हमने जस्ट अभी देखी है इसी लेक्चर में। देन हमारे पास दूसरी है विलियमसन सिंथेसिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, हेलो एल्केन्स हेलोजन वाले में ही भी हमने ये चीज देखी है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड है। सोडियम इथॉक्साइड, अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहूँ, ये होता है मेरे पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज दिस वाला पार्ट। एंड देन एक होगा मेरे पास हेलो एल्केन। तो मेरे पास जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये बना देंगे ROR। अब इसमें ये है कि इसमें हमारे पास सिंपल ईथर भी बन सकता है और मिक्स्ड ईथर भी बन सकता है, या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से हमारे पास ग्रुप है। यहाँ पे फिलहाल हमने सिंपल की बात करी, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको मिटा के सेम ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने से बात करी है, ठीक है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ईथर को लॉन्ग कॉन्टेक्ट विद एयर मतलब क्या है, मतलब हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अच्छी खासी। सो हमें यहाँ पे कुछ एक इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। सो ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पे C2H5OH, C2H5O, C2H5 है। इसको क्या करा है मैंने, इसकी मैंने कराई है ऑक्सीडेशन। अब इसकी ऑक्सीडेशन जैसे ही मैंने कराई, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता हुआ नजर आया है। यहाँ पे ये बात देखने की, यहाँ से जो है CH3 ये CH2 था, तो अब यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गया, और ये कुछ इस तरीके ये परऑक्साइड टाइप कंपाउंड बन गया है, जिसको वी कैन से peroxide ऑफ डाइथाइल ईथर। देन डाइल्यूट H2SO4 के साथ सेम अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो वही इसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे। यहाँ से ये टूट, एक यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो 2 मोल हमें वापस मिल जाएंगे किसके, इथेनॉल की। देन PCl3 हम करेंगे, तो PCl3 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे। सो यहाँ पे ये होगा कि एक यहाँ पे ये टूटेगा, एक जगह Cl लगेगा, एक जगह OH हो जाएगा। सो हमारे पास मिक्सचर बनेगा, एक हमारे पास इथेनॉल बनेगा और एक इथाइल क्लोराइड। देन हॉट HI के साथ ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और HI एक्सेस। सो हमारे पास अगर ये है ROR, अगर मेरे पास एक ही मोल है HI का, सो सबसे पहले हमारे पास डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव वाला ही केस होगा इसमें भी। सो हम कोई भी अभी सिंपल इधर में तो हम कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। मैं ये वाली कर देता हूँ, इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव ही होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, वी ऑल नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ROH, जो कि एक एल्कोहल है, प्लस RI जो कि हेलो एल्केन है। बट अगर मैं वही HI एक्सेस में ले लूं, सो HI अगर मैंने एक्सेस में ले लिया, तो एक और बार रिएक्ट करेगा, और एक और बार हमें पता है एल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं किसी भी ऐसे हैलाइड से, तो हमें मिल जाता है RI। सो जब हम एक्सेस में HI लेंगे, तब हमें हर सिर्फ और सिर्फ RI ही मिलेगा, या फिर हेलो एल्केन ही मिलेगा, और स्पेसिफिकली हमारे पास आयोडो एल्केन मिलेगा। सो ये हमने रिएक्शन देख ली सिंपल ईथर्स की थोड़ी सी। अब चलते हैं हमारी मिक्स्ड ईथर की रिएक्शंस की तरफ, जो कि हमें दे रखी है ये। सबसे पहले यहाँ पे मिक्स्ड ईथर में हमें दे रखा है एनिसोल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एनिसोल हमारा होता है ये OCH3, जैसे फिनॉल होता है, फिनॉल में OH होता है, बस यहाँ पे CH3 लगाना है, ये हमारा एनिसोल कहलाता है। कैसे बनता है ये, यहाँ पे आप रिएक्शन मुझे बताइए, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए किस तरीके की रिएक्शन है। सो आई होप आपने इसका सोच लिया होगा, ये कौन सी रिएक्शन ही है हमारी, विलियमसन सिंथेसिस ही है। विलियमसन सिंथेसिस जो हमने अभी पीछे भी देखी थी और लास्ट लेक्चर में भी हमने देखी थी। सो ये है हमारी विलियमसन। कैसे, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये सीधा सा RO नेगेटिव का काम कर रहा है, बस R यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग, प्लस हमारे पास ये आ गया RH। सो हमें जो मिल रहा है सेम ये मिल रहा है, ये R यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं R डैश कर देता हूँ क्योंकि ये अलग है। तो ये हमारा सीधा सा विलियमसन सिंथेसिस से ही हम बनाते हैं एनिसोल को। अब एनिसोल को क्या कहते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर कहते हैं, इसका नाम है। अब HI सेम, भाई HI वाली रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई है। अब यहाँ पे HI की रिएक्शन एक बार समझ लेते हैं, इसमें इट इज अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर HI प्लस HI। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव करना है। पीछे वाले केस में हम जो देख रहे थे, वहां पे जो है सिमेट्रिकल ईथर था, मतलब दोनों साइड कोई से भी बॉन्ड तोड़ दो, बात एक ही होगी। अब यहाँ पे बात एक नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो कौन से बॉन्ड तोड़े, ये हमारे पास एक केस आ गया है। इसको हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम बॉन्ड ब्रेक करें। ये दो बॉन्ड्स हैं, दोनों पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो सेम केस होगा। तो HI में तो हमें पता है भाई कि सेम केस होने वाला है यहाँ पे, डेल नेगेटिव
डेल पॉजिटिव इस पे और डेल नेगेटिव इस पे। अभी किस पे अटैक कर ये डिपेंड करता है, डेल नेगेटिव इस पे है ये तो ऑब्वियस है। अब इस वाले को तोड़ें या इस वाले को तोड़ें, ये केस आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप कह सकते हैं रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब बॉन्ड ब्रेक करना आसान या मुश्किल, मुश्किल होगा, क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड हो गई। बॉन्ड ऑर्डर बड़ा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ये बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते। तो इसी वजह से हम ये वाली बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम ये वाली बॉन्ड क्लीवेज करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो इस पे डेल पॉजिटिव लगाएंगे और ये हमारा आई इस पे अटैक कर देगा और ये एच इस पे अटैक कर देगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3I। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। देन हमारी सेकंड रिएक्शन है Br2 इन CH3COH। ये हमारा एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है CH3COH। सेम अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास लोन पेयर है, एनिसोल के पास लोन पेयर है, यहाँ पे OCH3 है, इसके पास हमें पता है लोन पेयर है, तो एक कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा अगेन। तो ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो हमारे पास पैरा ब्रोमो एनिसोल हमारा इसमें मेजर बन जाएगा। देन कॉन्सेंट्रेटेड NO3 एंड H2SO4 जब हम लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऑल नो NO2 पॉजिटिव, और वही पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। कोई इस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल में इसलिए हो रही थी क्योंकि ये हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होंगी इसकी। वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली ये देता नहीं, पर फिर भी हो जाती हैं, बहुत ही हल्का हमें कम अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है। तो ये CH3 ली हमने, ये हेलो एल्केन में भी देखी थी। इसमें क्या होता है, एनहाइड्रेट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो Cl का लोन पेयर है वो इसमें डोनेट कर देता है। ये हम चीज़ें देख चुके हैं लास्ट हेलोजन वाले लेक्चर में। सो हमारे पास अगर CH3 पॉजिटिव हमारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हमें रिएक्शन हो जाएगी। सो लास्ट रिएक्शन जो थी हमारी वो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। उसको भी एक बार देख लेते हैं फिर। ये हमने लिया OCH3। असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है। असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल ग्रुप इज दिस CH3COCl, ये होता है असाइल क्लोराइड। वही हमारा एनहाइड्रस AlCl3 लिया। इसका हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि इसमें रीअरेंजमेंट होती है, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। तो जाइए उस लेक्चर को भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है। अब यहाँ पे ये इसमें रिएक्ट करेगा, ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा OCH3 विल रिमेन एज इट इज। पैरा वाला ही बना रहा हूँ मैं फिलहाल, तो यहाँ पे लग जाएगा ये दिस COCH3। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पर हमने पूरी कर ली है प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ मिक्स्ड ईथर्स की भी, हमने सिंपल की भी देख ली। सो हमारा तीनों तरीके से कंप्लीट हो गया है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हमने तीनों की रिएक्शंस प्रिपरेशन सब पढ़ ली है। अब वक्त आ गया है इनके क्वेश्चंस करने का। सो क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से मूव ऑन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके क्वेश्चन जवाब करें तो आप जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करने से ये होगा कि आप पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा, देन आप वीडियो को देखिएगा। तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है और आपको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये बात है कि हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो आपके PYQs ही ले रहे हैं MST CET के। सो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट ही है कि आप PYQs अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। सो बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी ऑन चेकिंग विद HCl एट रूम टेम्परेचर। सो ये आपको पता लग गया होगा ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारा ल्यूकास टेस्ट का क्वेश्चन। हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ लिया है। इमीडिएट मतलब फौरन ही, कौन देगा, हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। जो भी 3 डिग्री अल्कोहल है वो इसमें देख लेते हैं, तो जल्दी से सारे बना लेते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट आंसर दिख देना चाहिए कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 पे मिथाइल और 2 पे ऑल है, तो ये हमारा टर्सरी होगा। बट स्टिल लेट्स मेक ऑल द स्ट्रक्चर। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। ये हो गया, क्या है कौन सा डिग्री आप खुद ही बताएंगे, है हमारा 1 डिग्री। देन हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये कितना डिग्री है, यस ये 3 डिग्री है। क्या ये आंसर हुआ, यस यही आंसर होगा। 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, इस पे ये इथाइल, ठीक है। सो ये भी आपको 1 डिग्री ही दिख रहा होगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा OH। सो मेरे हिसाब से आपको दिख गया होगा सारे के सारे हमारे 1 डिग्री हैं एक्सेप्ट दिस वन, ये हमारा 3 डिग्री है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट इमीडिएटली विद ल्यूकास। देखिए अगेन ल्यूकास रीजन का हमारा क्वेश्चन है। पहले ये आया था हमारा 2011 में, नेक्स्ट अब आया ये 2018 में, इसी टाइप का क्वेश्चन। सो देखते हैं अब हमें क्या बताना है। इमीडिएटली कौन देगा, 3 डिग्री है तो सीधा सा ना हमें स्ट्रक्चर ही दे रखे हैं। सो ये तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये हमारा 3 डिग्री है। सो इसी को हम आंसर अपना मार्क कर देंगे। सो अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्शन स्टेटेड बिलो इज नेम्ड एज। तो ये हमारी नेम्ड रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कौन सी, अच्छा इसमें क्या बन रहा है, इसमें सबसे पहले हमें रिएक्टर और प्रोडक्ट पता होने चाहिए। हमारा इस साइड क्या है, ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल से हमारा क्या बन रहा है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड।
सो कौन सी रिएक्शन थी जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता था? सैलिसल्डिहाइड वाली थी राइमर सो सैलिसल्डिहाइड थी। रेइमर्टीमन्स में हमारे पास वो होता था बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती थी। सो ये भी हमारा नहीं होगा। स्टीफन रिडक्शन हमारी आगे आएगी, ये भी नहीं होगी। सो हमारी जो रिएक्शन थी वो कोल बेस रिएक्शन ही थी। सो हमारा आंसर हो जाएगा कोल बेस रिएक्शन। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, सो हमारे पास कोई कंपाउंड है, लेट सपोज यहाँ पे हम हमें पता नहीं उसका स्ट्रक्चर, उसको मान लेते हैं एक्स। वो किससे रिएक्ट कर रहा है? मिथाइल, दैट इज CH3 MgBr से। ओके, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ओके, सो मैं इसको बॉन्ड लाइन ही बना देता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर मी। सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मिथाइल और यहीं पे है OH। अच्छा ठीक है। सो अब हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहली बात, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन है। तो रिएक्टेंट में कितने होंगे? मैंने बताया था स्टेप अप रिएक्शन होती है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज होगा, एक कार्बन इसकी वजह से इंक्रीज होता है। एक कार्बन अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हमारे जो रिएक्टेंट है इसमें 4 कार्बन होंगे। सो 4 कार्बन किसमें? इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें है 5 कार्बन। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है, ये कितने डिग्री अल्कोहल है। सो आई एम एबल टू सी दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 कार्बन से जो है, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। सो 3 डिग्री अल्कोहल कौन देता था? सो हमने पढ़ा है कि हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो बनता था मीथेनॉल से, 2 डिग्री बनता था किसी भी एल्डिहाइड से, और 3 डिग्री हमारा जब OH बनता था तो वो बनता था किसी भी कीटोन से। सो अब कीटोन जो भी होगा उसको हम मार्क कर देंगे। सो यहाँ पे ये क्या है हमारा? ये तो एल्डिहाइड है। सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या देगा? ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री कौन देगा? वो देगा कीटोन। क्या ये कीटोन है? क्यों, कैसे कीटोन है? क्योंकि C डबल बॉन्ड C के दोनों साइड कार्बन कार्बन अटैच्ड है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा एकदम नोट से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 इज ट्रीटेड विद B2H6। सो ये हमने प्रोपीन की रिएक्शन पढ़ी थी, जब हम B2H6 फॉलोड बाय H2O2 कराते हैं तो इसमें हमारा कौन सा लगता है रूल? मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक? इसमें लगता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? ये OH या फिर ये OH? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में भी ऑल लो हमारा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, या फिर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर OH लगा दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो हैव अ लुक, यस हमारा ऑप्शन ए ही है। सी तो हमारा एल्डिहाइड बना दिया। डी हमारा तब होता अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते तब हमारा डी आंसर आता, बट इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो आप देख रहे होंगे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो रही है। जैसे जैसे अभी हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आप भी फुल अपने एफर्ट्स लगाइए और एंड टाइम तक मेहनत करते रहिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर एट दैट द ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये टेम्परेचर है, ये मेरे हिसाब से आप सभी को याद हो गया होगा। कोई 443 तो नहीं मार रहा, क्योंकि ये हमारा किसके लिए होता है? ये होता है जब हमारा अल्कोहल से बनता है एल्कीन, और ईथर के लिए है हमारा। और ईथर कौन सा ईथर बनता है इसमें? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये भी रिवाइज कर लेते हैं। सो ये बनता है हमारा सिमेट्रिकल। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके खुद एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे और अपनी नॉलेज चेक कर रहे होंगे कितना आपको आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? पहले एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से सभी को पता ही होगा पिक्रिक एसिड ये होता है। तो सबसे पहली बात, हमने ये जिक्र करा था इस बात का कि ये पिक्रिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, ये हमारा एक फिनॉल का ही डेरिवेटिव होता है। सो इसकी जब हम करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, ये मैं इसकी IUPAC नेमिंग भी सिखा देता हूँ। 1 पे क्या है? फिनॉल है। सो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, इसकी ये खास बात है, बहुत ही अच्छा हमारा एक एसिड होता है। सो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। सो आई होप आप पॉज करके ही क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स forms when alcohol treated, which among the following reagent forms alcohol when treated with R when reacted with RCOH। सो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पे बुक में ही टाइपिंग एरर हुआ। ये जो मतलब है इनका ये है कि हमारा जो है कौन सा हमारा रिएजेंट लगेगा जब अल्कोहल बनेगा। अच्छा अच्छा, समझिए। सो यहाँ पे एक ग्रुप है RCOH, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश इसकी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, मुझे ही समझ नहीं आई। इससे हमारा बन रहा है ये CH2H। अब इन्होंने पूछा है कौन सा रिएजेंट, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट फॉर्म्स, कौन सा रिएजेंट फॉर्म करेगा अल्कोहल को जब उसको हम रिएक्ट करेंगे RCO के साथ। तो मैंने बताया था हमारे पास काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट थे, बट
इस केस में हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की मदद चाहिए होती है, जैसे कि जो था हमारा एक ही हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट AlILH4 वेयर हमारे पास NaBH4 भी होता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड्स को करता है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। सो ये हमारा आंसर होता भी तब भी हम मार्क नहीं करते। और वैसे इन चार ऑप्शन में एक ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट मार्क कर रखा है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोबारा आप वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोग्लूकिनोल। सो ये हमने नोट्स के टाइम भी जब हम थ्योरी कर रहे थे तब भी हमने देखा बताया था कि इनके स्ट्रक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्लोरोग्लूकिनोल और एक पायरोगैलोल था जो हमारे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल से, जिसमें 3 OH ग्रुप होते थे। तो 3 OH ग्रुप वाले हमारे पास जो थे ये किसका स्ट्रक्चर है? क्या ये फ्लोरोग्लूकिनोल है? नहीं, ये है हमारा पायरोगैलोल। और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ये, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल या फिर फ्लोरोग्लूकिनोल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप पॉज भी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू ऑब्टेन 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये आप देख लीजिए, ये इसी बिल्कुल साल में आए हुए क्वेश्चन हैं और बिल्कुल हमारे जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट यूज। अच्छा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल में हमने क्या बनाया है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। सो याद कीजिए, मैंने इसका जो रीजन बताया था वो ये बताया था कि हमारा जो OH ग्रुप है उसका एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? क्या ये नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं था। इन तीनों सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। अदरवाइज ये जो तीनों हमारे सॉल्वेंट्स हैं ये हमारे मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट ही देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सो हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ए क्या है। ये सिमिलर तरीके की ही रिएक्शन है जो हमने करी है, बट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे लेवल के बनते हैं। सो यहाँ से हम आ रहे हैं, ड्राई ईथर में हमने ये करा है। सो ये बन गया हमारा CH3 दो बन गया। अच्छा, तो इसको मैं बना देता हूँ थोड़े अच्छे तरीके से। ये CH3, ये, एंड देन OMgBr। ठीक है। सो अब हमें बताना है ए क्या हो सकता है। यहाँ पे 3-4 कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है। सो अब सबसे पहली बात हमें ये देखनी है, सेम अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्कोहल बन गया, ठीक है, उस पर हमें बॉदर नहीं करना। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा दैट इज O- Mg पॉजिटिव है, ये माइनस प्लस का गेम करते हैं सारा, तब हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने जो देखा था पढ़ा था, ये वाला जो कार्बन है, अगर मैं बात करूं कोई भी मेरे पास ए ग्रुप होगा, ए या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इतना हमारा कंफर्म है। ये एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि ए एल्डिहाइड है या कीटोन है। कैसे कंफर्म करेंगे? जब हमने इसमें वाटर डाला है तो हमें कुछ ये कंपाउंड मिल रहा है। ये कौन सा अल्कोहल है? इज इट 1 डिग्री और 2 डिग्री? सो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। 2 डिग्री अल्कोहल कौन देते हैं? कीटोन देते हैं? नहीं, कीटोन देते क्या है? 3 डिग्री। क्या मीथेनॉल देता है? नहीं, मीथेनॉल कौन सा देता है? 1 डिग्री। तो कौन देगा? कोई भी एल्डिहाइड अदर देन मीथेनॉल हमें ये आंसर दे देगा। सो हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर देंगे। दैट इज हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, सीधा था। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है। कीटोन 3 डिग्री देगा, ये मीथेनॉल हमारा 1 डिग्री देता है, ये होगा। एक बार और समझ लेते हैं कैसे ये आंसर आया होगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें हम करते हैं डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। ठीक है। अब ये डेल पॉजिटिव जो है यहाँ है वह, और यहाँ पे तो इससे पहले ओरिजिनली क्या होगा, जब हम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, यहाँ पे ये जो आया है प्लस वाला पूरा MgBr ग्रुप आया है, इससे पहले क्या होगा? इससे पहले ये हमारा पूरा डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। और दूसरी चीज क्या आई है यहाँ पे? एक आया है CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप नहीं होगा। तो जो हमारा कंपाउंड होगा ओरिजिनली वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा। दिस वन कैसे करा है मैंने? पॉजिटिव ग्रुप को हटाया, मतलब डबल बॉन्ड बना दिया और एक CH3 ग्रुप हटा दिया। एक CH3 क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक CH3 है। सो ऐसे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अप्रोच करेंगे। सो हमारा आंसर जो होगा वो पहले ही आ गया था, पर हमने और अच्छे से समझ लिया, ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पैराबेंजोक्विनोन बाय इट्स ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक कंपाउंड हमें बताना है जो क्या दे रहा है? हमें पैराबेंजोक्विनोन दे रहा है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, सो पैराबेंजोक्विनोन हमने पढ़ा है कि ये अपनी थ्योरी में भी कि फिनॉल जो है उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं दैट इज आई गेस CrO3 के साथ, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें जाके मिल जाता है ये, यस, CrO3। या फिर दूसरा हमने रिएजेंट पढ़ा था सोडियम क्रोमेट, और इट इज इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब जाके हमें क्या मिल जाता है? पैराबेंजोक्विनोन। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिनॉल। सो हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, हमने थ्योरी भी कर ली है। सो बस आपको लगे रहना है और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप सब क्वेश्चंस को पॉज करके कर रहे होंगे। अब आपका जो काम होता है, आपको पता करना होगा कि कैसे आपके भाई आपने
एनालिसिस करनी होगी कि आपको ये चैप्टर आया या नहीं आया। तो आप जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारे ऐप की, MUKCET नाम से ऐप है, उस पे जाइए, इस चैप्टर का टेस्ट दीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि आपके कितने अच्छी परफॉर्मेंस आई है। तो आप PYQs वगैरह आपने प्रैक्टिस करे होंगे आई होप, और आपने ये सारे क्वेश्चन खुद ही ट्राई करे होंगे मेरे कराने से पहले। सो अब आपका जो काम बनता है वो बनता है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना। तो जाइए और आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करिए।